नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है कि कांग्रेस कल यानी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस कैंपेन में डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, लोगों से मिला जाएगा और सब शहरों में, देश के 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन जब कांग्रेस देश के लोगों के दरवाजे खटखटाने जा रही है, उसके अपने ही लोगों के दिल के दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद होते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व पर सीधा सवाल उठाकर कांग्रेस छोड़ने वालों में अब पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का नाम शामिल हो गया है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस में चापलूसों की मंडली होने का आरोप लगाया है। क्या करते हैं, मैंने मना कर दिया। जो प्रेम बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा है, उनके समर्थक मुझ पर फेसबुक पर मुझसे नफरत दिखा रहे हैं। हिपोक्रेसी इसे ही कहते हैं। यहाँ मुद्दा अनिल एंटनी का कांग्रेस छोड़ना नहीं, मुद्दा है अनिल एंटनी के इस्तीफे की वजह। अनिल एंटनी ने भारत को विदेशी नैरेटिव से देखने के खिलाफ कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी नैरेटिव में फंसकर बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। बेशक राहुल गांधी ने दिग्विजय के बयान को रिडिक्युलस यानी हास्यास्पद कहा, लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम की सोच तो उजागर हुई है। यहां मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में पुष्टि की है कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर तक की आशंका हो गई। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो कहते हैं लेकिन भारत का ही नजरिया नहीं देखते? सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस में चापलूसों का राज क्या एंटनी के बेटे ने आज ये सच कहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। ए.के. एंटनी देश के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। आज उन्हीं के बेटे अनिल एंटनी कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अनिल एंटनी के इस्तीफे की वजहों को अपने जाना है। मैं अब उनके त्याग पत्र की कुछ खास लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अनिल एंटनी ने लिखा है, मुझे यकीन है कि मेरे पास अपनी अलग ताकत है जो मुझे कई तरीकों से पार्टी के लिए बहुत प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बना सकती है। हालांकि अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आप, आपके साथी और नेतृत्व के आसपास की मंडली केवल चापलूसों और चमचों के एक समूह के साथ काम करने में इच्छुक है, जो बिना कुछ बोले आपके इशारे पर काम करे। ये योग्यता का अकेला मापदंड बन चुका है। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कोई कॉमन ग्राउंड बचा ही नहीं है। सुनिए अनिल एंटनी ने टाइम्स नाउ नवभारत से क्या कहा। I have a lot of respect for Mr. Rahul Gandhi. He is doing a very tremendous, commendable job by trying to unite this country by walking from Kashmir to Kanyakumari to Kashmir. However, I feel bad for him because of the kind of people he has surrounded himself with and the kind of supporters he have who claims that they stand for what he stands for. But let's say my personal experience in the last 12 hours itself actually has completely made me aware that that is not what it is. आपको याद होगा कि पिछले साल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर सीधा सवाल उठाया था। कांग्रेस में चापलूसी, चमचागिरी के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने वालों की एक लंबी सूची है। ये कांग्रेस के लिए और अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पार्टी के भीतर स्वतंत्र विचार और विदेशी नैरेटिव में फंसकर दिए गए बयानों में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्वतंत्र विचार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और विदेशी नैरेटिव के आधार पर दिए गए बयान शायद कहीं ना कहीं देश को कमजोर जरूर करते हैं। बालाकोट
स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह का सबूत मांगना ऐसा ही एक नैरेटिव है जो देश के लिए खतरनाक हो सकता है। दिग्विजय सिंह को अगर विदेश की ही बात सुननी है तो विदेशी नैरेटिव नहीं, जो फैक्ट है उसे सुने। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में लिखा है कि मुझे एक सीनियर भारतीय अधिकारी का फोन आया। उस अधिकारी का मानना था कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मुझे बताया कि भारत भी तैयार है, और ये बात वो बालाकोट और पुलवामा के बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ भारत या पाकिस्तान के चश्मे से कुछ नहीं देखा जा रहा है, यहाँ अमेरिका के चश्मे से भी कुछ नहीं देखा जा रहा है। यहाँ अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री अपना मेमोआर लिख रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे बालाकोट स्ट्राइक के बाद उन्हें अर्जेंट कॉल आई थी और न्यूक्लियर अटैक का अंदाजा उन्हें हो गया था। भारत को भारत के नजरिए से देखने की जरूरत है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कहते हैं कि उन्हें लोगों में कहीं नफरत नहीं दिखी, लेकिन वही राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वो बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप तो जरूर लगाते हैं, लेकिन एके एंटनी जिस बात को लेकर 2014 से कांग्रेस को आगाह कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, एके एंटनी का ये बयान। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദനക്കുളിയിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल है, क्या एंटनी के बेटे का कांग्रेस छोड़ना राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान पर पानी नहीं फेर रहा? सवाल नंबर 2, क्या भारत जोड़ो की बात करने वाली कांग्रेस चापलूसों की वजह से अपने नेताओं को जोड़कर नहीं रख पा रही है? सवाल नंबर 3, पाकिस्तानी नैरेटिव में फंसकर बालाकोट स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले दिग्विजय सिंह क्या अब अमेरिका से मिले प्रूफ को स्वीकार करेंगे? यही है आज पब्लिक का सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयवीर शेरगिल, बीजेपी के प्रवक्ता, एडवोकेट मैथ्यू एंटनी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, सुशांत सरीन स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मामलों के विशेषज्ञ हैं। मेरा पहला सवाल जयवीर शेरगिल से जाता है। जयवीर शेरगिल, आज अनिल एंटनी ने जो कहा अपने त्याग पत्र में, वो शायद पहले भी कई बार कहा जा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह के धक्के कांग्रेस को मिले हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो एक अभियान है, ये बस अभियान राहुल गांधी के इमेज मेकओवर के लिए सिमट कर रह गया है? क्योंकि कांग्रेस में शायद अंदर के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि यहां कुछ भी नहीं बदला। चापलूसों से घिरी हुई कांग्रेस की लीडरशिप शायद वही सुनना चाहती है जो उन्हें अच्छा लगता है, सच्चाइयों पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्या ये एक वेकअप कॉल नहीं है? नाविका जी, सबसे पहले तो आज एके एंटनी की बेटे के अनिल एंटनी की चिट्ठी पढ़ के मुझे अपने 24 अगस्त 2022 का त्यागपत्र याद आ गया, जिसमें मैंने एग्जैक्टली सेम शब्द का उपयोग किया था। चमचे, दरबारी, साइकोफेंट्स, सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट हैज टेकन प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। पहले तो ये उन्होंने कोई नई बात नहीं की। दूसरी, एक लाइटर नोट पे बात कहूँ, आपने कभी हरियाणा की बस चलती देखी है? पुराने ज़मानों में उस बस के पीछे लिखा होता था, ये तो ऐसे ही चलेगी, मतलब ये तो ऐसे ही चलेगी जो मर्जी हो जाए। तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हश्र है। तो भारत जोड़ो यात्रा पे अब मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा माननीय श्री राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने वाला एक बहुत महंगा पीआर स्टंट है। भारत जोड़ो यात्रा का 3 मात्र लक्ष्य हैं। सबसे पहले समाज में हिंसा फैलानी, कांग्रेस को तोड़ना, देश हित को चोट पहुंचाना,
भारतीय सेना के मनोबल पे वार करना, पाकिस्तान और चीन की बोली बोलना, ये भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य हैं। और इसी के चलते अब कुछ तथ्य आपके दर्शकों, लकड़ी को खोखला कर देती है, उससे भी तेजी से इन्होंने कांग्रेस को खोखला कर देती है। और अब ये त्यागपत्र से एक और बात स्पष्ट हो गई है, अब कांग्रेस में रहने की क्वालिफिकेशन क्या है? वो क्वालिफिकेशन है ये कि आपको पाकिस्तान हित में बयान देना होगा, आपको आर्मी के मनोबल पे वार करना होगा, आपको चीन के सैनिकों का वाहवाही करनी होगी और अपने सैनिकों पे प्रश्न उठाना होगा, आपको विदेशी न्यूज चैनल एजेंसियां बीबीसी जैसी हैं जो दुष्प्रचार पे लाती हैं उनकी जय जयकार करनी होगी। तो पाकिस्तान की भाषा, चीन की भाषा, दुष्प्रचार फैलाने वाली भाषा वालों की जय जयकार, और जो देश हित बात की करेंगे उनको कर दिया जाएगा बाहर। यह स्पष्ट संदेश गया है इन सब त्याग पत्रों से। अब आखिरी बात, नाविका जी, भारत जोड़ो यात्रा से अभी तक संदेश क्या आए हैं? पहला संदेश 12 सितंबर को हाफ पैंट खाकी को आग लगाती हुई तस्वीर वायरल कर दी गई। फिर एक पादरी को मिला जा रहा है जो हिंदुस्तान की धरती को गाली निकालता है। फिर उससे आगे आप जाते हैं, आप जगदीश टाइटलर जो सिखों का नरसंहार करते हैं उनको आपने कहीं कोऑर्डिनेटर बना दिया है। फिर दिग्विजय जी का बयान आता है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए। फिर अब अनिल एंटनी जी को कहा जा रहा है आप देश हित की बात नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान की सोवरेनिटी की बात नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। सत्य तो यह है, भारत जोड़ो यात्रा को सामाजिक, राजनीतिक और कांग्रेस हित के तराजू में तोला जाए वो 0/0 है। और कांग्रेस जिस तेजी से निपट रही है, अब तो भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता हो रही है कि देश में विपक्ष बचेगा भी कि नहीं। बिल्कुल, आपके सवाल जो उठाए हैं मैं इनका जवाब मांगूंगी। मैथ्यू एंटनी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैथ्यू एंटनी जी, सवाल इतना है कि भारत जोड़ो जितने अभियान चल रहा है और जितना फाइनल की तरफ जा रहा है, उतने ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये मोहब्बत की दुकान है जहां लोग रोज छोड़कर जा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना जाता लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को माना जाता है, जहां पर सैनिकों को नहीं माना जाता लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडो को सपोर्ट किया जाता है? ये सवाल आज देश आपसे पूछ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा थोड़ा सा अब उसके अब मैं कॉमेडी कहूंगी तो लोग कहेंगे कांग्रेस वाले कि आप बहुत कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन लोग अब पूछ रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन अगर बनना चाहते हैं तो क्या फेक फॉरेन नैरेटिव को सुनेंगे या अपने देश की सुप्रीम कोर्ट और अपने देश के सैनिकों को? नाविका जी और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये डिबेट में लेने के लिए। मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पहले मैं अनिल एंटनी के मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं खुद यहाँ पे बैठ रहा हूँ 300 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में चलने के बाद, और मैं बता रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा एक यूनिटी का यात्रा है, एक संदेश दे रहा है, प्यार का संदेश दे रहा है। देश में इतना कारोबार चल रहा है कि बहुत ज़्यादा नफरत फैला रहा है, और हम ये मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं लोगों के लिए। हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी किया है, उसके बाद भी किया है, उससे पहले भी किया है, अभी भी कर रहा हूँ और बाद में भी करेंगे, आगे में भी करेंगे। और ये अनिल एंटनी से हमने त्यागपत्र कुछ मांगा ही नहीं, ऑफिशियली हमने कुछ किया ही नहीं, और सोशल मीडिया आप सब जानते हैं और बीजेपी भी बहुत ज़्यादा से जानता है ट्रोल कैसे होता है। और उसने उसका विचारधारा रखा वहाँ पे, और बाकी लोग ने उसमें रिएक्ट किया। पार्टी ने उसने इस्तीफा मांगा नहीं है, तो फिर कैसे आरोप लगाता हूँ पार्टी ने उसने भगा दिया है या उससे त्यागपत्र मांगा है? उसने ये तो कहा ही नहीं कि पार्टी ने इस्तीफा मांगा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ट्वीट वापस लेने को कहा। हाँ? जो ट्वीट उन्होंने बीबीसी के पूरी डॉक्यूमेंट्री पे किया था वो वापस लेने को कहा। व्यक्तिगत रूप में कोई किसी ने उसे बताया होगा, लेकिन पार्टी ऑफिशियली उसे ट्वीट वापस मांगने के लिए नहीं बताया है। फिर भी वो छोड़कर चले गए। किसी इंडिविजुअल आपके दिग्गज नेता हैं ए.के. एंटनी, आप कह रहे हैं उनके परिवार वाले कांग्रेस को नहीं समझ पा रहे या आप उनको नहीं समझ पा रहे? नहीं, अनिल एंटनी उसके व्यक्तिगत रूप में वो ओपिनियन दिया था, उसका विचारधारा वहां पे रखा था। वो पार्टी का लाइन अलग था उसमें, क्योंकि हमारा तो 20 साल पहले ही एक ही ओपिनियन था इसके ऊपर, अभी भी हमारा ओपिनियन यही है।
और जो आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वो क्रिमिनल चार्जेस से उसको एक्विटल किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर उसमें ध्यान नहीं दे रहा था, इसकी वजह से वो हुआ है। वहां पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने नीरव का रिमार्क भी दिया था उसमें। और ये देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं है, ये एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वो टाइम पे चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, और नरेंद्र मोदी के ऊपर ही बता रहा है डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री हमने किसी को कमीशन नहीं किया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और हमने किसी को बताया नहीं यहाँ पे रिलीज करने के लिए। डॉक्यूमेंट्री तो रिलीज हुआ है ब्रिटिश यूके में, लंदन में रिलीज हुआ है। हमने कोई किसी डॉक्यूमेंट्री को लेके नहीं आया यहाँ पे। जयवीर शेरगिल जवाब दे रहे हैं। जयवीर शेरगिल, हम बता रहे हैं कि ये अनिल एंटनी ने अपना ओपिनियन रखा था। मुझे आज दुख भी है और हंसी भी आ रही है दो बातों पे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नफरत एक बहुत ही डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। जो उनका आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो राजनीतिक उनकी कंपटीशन है मोदी जी के साथ, उसके चलते आज वो देश को नीचा दिखाना उनको मंजूर हो गया है। जिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खड़े होकर बोल दिया आई डू नॉट बिलीव इन सच कैरेक्टराइजेशन, और उस डॉक्यूमेंट्री पे मोहर नहीं लगाई, आज उस डॉक्यूमेंट्री पे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोहर लगा रही है एक सस्ते, ओछे और बहुत ही छोटे राजनीतिक फायदे के लिए। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, शंघाई कोऑपरेटिव SCO की अध्यक्षता कर रहा है। आज पूरे सेंट्रल एशिया में पीस की जिम्मेदारी भारत है, और उस दौरान भारत की छवि धूमल की जा रही है। इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। दूसरा, अनिल एंटनी का इस्तीफा हो, मेरा हो, किसी और का हो, और जो भारत जोड़ो यात्रा में एक और बात स्पष्ट हो गई है नाविका जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लव, मेरा कहने का मतलब है ये भारत जोड़ो यात्रा हैज कंप्लीटली एक्सपोज्ड पूरी तरह इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को लेके, ये प्यार का जो ढोंग रचाते हैं इसको लेके पूरी तरह पर्दा फाश कर दिया है। बिल्कुल। और वारिस पठान जी, मुद्दा कभी भी ये नहीं हो सकता कि किसी ने किसी पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, और ये मेरा मुद्दा था भी नहीं, ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कह दिया था। मुद्दा ये है कि क्या आप अपने देश के खिलाफ विदेशी ताकतों का षड्यंत्र का एक टूल किट बन रहे हैं, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि भारत अगर बढ़ेगा तो बाहर के देशों को तो उससे खुशी नहीं होगी, होनी हमें चाहिए। लेकिन क्या हमारे देश की राजनीतिक ताकतें जो हैं वो एक फॉल्स फेक एजेंडा प्रोपेगेंडा में फंस रही हैं, चाहे वो बीबीसी का एजेंडा हो, चाहे वो पाकिस्तान का एजेंडा हो, चाहे वो चीन का एजेंडा हो, क्या उसमें फंस रही हैं और अपने देश पर सवाल उठा रही हैं? मुद्दा इस बात का है। सुप्रीम कोर्ट पर आपका अगर एतबार नहीं है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर ज्यादा है। आज देश ये जानना चाहता है आपसे। नाविका जी, देखिए बात यह है, मुद्दा यह है कि सच को आप कितना भी छुपाओ, मगर सच एक दिन बड़ा उभर के आता है और सबके सामने आता है सच। आज बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 2002 की, गुजरात के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर मुसलमानों को मैसेकर किया गया था, एक जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके 6 टुकड़े कर दिए गए थे, वहां पर बिल्किस बानो का बलात्कार, उसकी बहनों का, उसकी मां का बलात्कार, रेप, मर्डर कर दिया गया था, और काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, उसको दिखा रहे हैं ये लोग बीबीसी के अंदर। अब मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं कि लोग ना देखें इसे। नाविका जी, मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? बिल्कुल आ रहा है, लाउड एंड क्लियर। अब मुझे बताइए, सत्य है, अगर आपको लगता है कि ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है ये गलत है, इसमें गलत चीज दिखाई गई है, जो भी XYZ है, तो हम सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रहते हैं। ये चीज तो सत्य है कि प्रधानमंत्री 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। उनके राज शासन के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई, इससे किसी को इनकार नहीं है। आप सिविलाइज वे से आइए, बोलिए कि नहीं भाई ये गलत है, लेकिन ये दादागिरी और धांधली करना, कौन से कानून के तहत आपने JNU के स्टूडेंटों को रोका के नहीं देख सकते आप? किस तरह? और इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, सबने देख लिया, पूरी तरह वायरल है। अब एक चीज और
मैं बताऊंगा नविका जी, यहां पे सवाल करना चाहूंगा मैं बीजेपी से और नरेंद्र मोदी जी से कि जिस कानून के दायरे में, जिस कानून के तहत आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे रोक लगाई, क्या उसी कानून के तहत आप गोडसे के ऊपर जो फिल्म आ रही है उस पर भी रोक लगाएंगे? क्योंकि गोडसे तो देश का सबसे पहला आतंकवादी था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। वो फिल्म उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, तो आप उस पर रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? क्या नविका कुमार उसके ऊपर भी एक डिबेट करेंगी कि हाँ हमको गोडसे की फिल्म के ऊपर रोक लगाना चाहिए, हाँ या ना? आप अपीजमेंट और तुष्टीकरण से सारा वक्त अपनी राजनीति नहीं चला सकते। ये वही ए.के. एंटनी है जो सबसे नजदीकी नेता थे सोनिया गांधी जी के, जो जब वो पार्टी की प्रेसिडेंट थी और काफी दशक उन्होंने उनके साथ काम किया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या नफरत वाकई सिर्फ बीजेपी फैला रही है और कांग्रेस पाक साफ है, बाकी विपक्षी दल बिल्कुल पाक साफ है? या जो लोग रोज किसी ना किसी बात पर जंग छेड़ देते हैं, चाहे वो सेना से प्रूफ हो, चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो G20 का कोई लोगो हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर इस तरह के मतभेद पैदा करने का क्या कोई भारत के पक्ष में बोलने का कोई इसमें आपको एजेंडा नजर आ रहा है, या भारत के खिलाफ ही है ये सारा एजेंडा? नाविका जी, मुझे नहीं पता भारत के पक्ष में या भारत के खिलाफ है, लेकिन ये जो भी एजेंडा है ये कांग्रेस की राजनीति के पक्ष में तो नहीं लगता। क्योंकि अगर ये कांग्रेस की राजनीति के पक्ष में होता तो फिर कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो इससे कहीं बेहतर होती जो अभी है। लगभग सारे देश से इनका सफाया हो गया, और जौन से प्रांत से हमारे मित्र एंटनी साहब आते हैं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की हालत तो काफी पतली है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या सोच है। शायद जैसे काफी लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो बागडोर है अब राजनेताओं के हाथ में नहीं है, अब एनजीओज और एनएसई टाइप के जो लोग हैं जो एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, शायद अब वो निर्धारित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की दिशा और नीति क्या होगी। और अगर उसके बलबूते के ऊपर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि ये अपनी राजनीति को दोबारा से चमका सकती है तो बेस्ट ऑफ लक टू देम, लेकिन मुझे नहीं लगता। बाकी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की प्रक्रिया है, मेरे ख्याल जयवीर शेरगिल से बेहतर ये कौन बता सकता है हमारे को। लेकिन नाविका जी, अगर आप मेरे को थोड़ी सी अनुमति दें तो जिन्हें ये वाली जो डॉक्यूमेंट्री है इस पर मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। अब वारिस पठान जी की एक तरीके से तो मैं बात मानता हूँ कि किसी भी चीज को सेंसर करना आजकल के दौर में कोई सेंस नहीं बनता उसका, क्योंकि वो किसी ना किसी जरिए से लोग देख ही लेंगे। लेकिन इशू ये है वो देख क्या रहे हैं। अब वारिस पठान ने तो सिर्फ एक गुजरात का मुद्दा उठाया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ गुजरात के ऊपर नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे मुसलमानों का दमन हो रहा है भारत। अब जिस दबंग तरीके से वारिस पठान जी आपके स्टूडियो में आकर के बातें करते हैं तो लग तो नहीं रहा कि इनका कोई दमन हो रहा है। और ये सारे देश में ये अपनी राजनीति लेकर के जा रहे हैं, वहां पर चुनाव लड़ते हैं, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। लेकिन अगर इतना दमन हो रहा होता तो जिस तरीके की नीतियां इनकी पार्टी की हैं वो शायद चुनाव में इस तरीके से भागीदारी नहीं कर सकते अगर दमन हो रहा हो। लेकिन ज्यादा जो आपत्तिजनक बात है, देखिए इन्होंने जो शैतान, जो अगर दुनिया में कोई शैतान है तो वो इंग्लिस्तान है। और जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसमें जो एक चीज सबने नजरअंदाज कर दी वो ये है कि इन्होंने कश्मीर को एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना करके पेश किया, बनस्बत इसके कि कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके ऊपर बात को केंद्रित करते। जो एक जिहादी आतंकवाद कश्मीर में भारत के खिलाफ छेड़ा गया है पिछले 30 वर्षों से, और जो आज भी चाहे वो नए उनको नाम दे दिए हो एंटी फासिस्ट फ्रंट या रेजिस्टेंस फ्रंट, ये है तो वही जिहादी सोच। उसके खिलाफ अगर भारत की सरकार और भारत की फौज और भारत के लोग अगर खड़े होते हैं तो बीबीसी के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो इसलिए एजेंडा जो है उस पर पूछना चाहिए। और एक जुमला और बोलूंगा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसी कौन सी नई चीज है जो पिछले 20 वर्षों में
तमाम केसेस में नहीं आई, तमाम अखबारों ने नहीं लिखी, और सुप्रीम ऐसा कोर्ट का कौन सा फैसला भी नया इस पर आ प्रमाण चुका है। उन्होंने दिया है? लेकिन मैथ्यू एंटनी जी, मेरा सवाल आपसे, मैं डॉक्यूमेंट्री पर तो जाना ही नहीं चाहती, मैं आज ये पूछना चाहती हूं, दिग्विजय सिंह जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार प्रूफ मांग चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स का। अब आज माइक पॉम्पियो की बुक की एक्सर्प्ट्स आई हैं। अब अगर आपको फॉरेन नैरेटिव में इतना विश्वास है तो उनकी बुक पर भी विश्वास कर लीजिए। शायद और उन्होंने तो वाक्य डाले हैं, उन्होंने तो जो असल में फैक्ट्स घटे थे उस वक्त वो डाले हैं। वो तो कोई नैरेटिव, वो तो नैरेटिव भी नहीं है, वो तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है कि मैं हैनोई में था और वहां पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था और मुझे फोन आया और तमाम तरह की चीजें, और वहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स का जिक्र भी है। अगर आपको माननी है तो वो बात भी मान सकते हैं, दिग्विजय सिंह को वो किताब की एक कॉपी दे दीजिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम उसके साथ बिल्कुल उनके कमेंट के साथ नहीं खड़े, भारत में कांग्रेस पार्टी का अलग एक रवैया है। लेकिन ये सवाल तो राहुल गांधी खुद उठा चुके हैं, राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए हैं। और दिग्विजय सिंह अलग नहीं हुए भारत जोड़ो यात्रा से, उस कमेंट से पहले और उस कमेंट के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये कहां का आपका भारत का प्रेम है, भारत की मोहब्बत है जो आप दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? ये दर्शकों को जरूर समझाइए। देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो भी बताया है उसका व्यक्तिगत रूप में उन्होंने बताया है, और पार्टी में हमारा ये पार्टी का लाइन ये है कि हम हमारा देश का सैनिकों को बहुत बहुमत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसमें हमको कुछ शक ही नहीं है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा था, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा था कि ये तो होम ग्रोन टेररिज्म है। सैम पिट्रोडा जी ने भी कहा था कि ये पाकिस्तान की गलती नहीं है, ये पुलवामा तो एक रूटीन इंसिडेंट है। आप ये भी व्यक्तिगत कमेंट्स मानते हैं? और संदीप दीक्षित जिन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है, क्या वो भी व्यक्तिगत कमेंट्स है? कितने व्यक्तिगत कमेंट्स अलाउड होते हैं किसी नेशनल पार्टी में? और यही आपके मुंह से आप बता रहे हैं कि हम मतभेद का कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और हम बता रहे हैं कि हमको हमारे पार्टी के अंदर ना वो अपने आप का ओपिनियन रखने का भी जगह है, तो उन्होंने रखा है। लेकिन पार्टी ने वो लाइन नहीं लिया ना। पार्टी ने जो लाइन लिया है वो हमारा देश के जो सैनिकों को बहुत सम्मान दे रहा है, और उसमें हमको कुछ शक ही नहीं है। वो उसके जो कर रहा है उसमें हमको कुछ शक ही नहीं है उसमें। और जिस रूप में ना जयवीर ने बताया है कि हमने तो ये पार्टी के अंदर ना ये सब कर रहे हैं कि, लेकिन कोटरी अब बता रहे, ये जो व्यक्ति लोग ना अपने आप के मन की इच्छा हो या एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो बता रहे कोटरी के ऊपर। हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं 20 साल से, हम तो अभी आगे आ रहे हैं, हम पीछे से बहुत साल से काम कर रहे हैं, और हमको मौका दे रहे हैं पार्टी, तो हम कैसे बता रहे हो कोटरी है जो अभी सीधा बॉल आ गई जयवीर शेरगिल के कोर्ट में। आप ज्यादा एम्बिशियस हैं, इसीलिए आपको दिक्कत है जयवीर शेरगिल। वैसे कांग्रेस में कोई कोटरी नहीं है, कोई चापलूसी नहीं है। जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए। गुलाम नबी आजाद भी गलत है, अनिल एंटनी भी गलत है, आरपीएन सिंह भी गलत है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गलत है, आरपीएन सिंह भी गलत है, हिमंत बिस्वा शर्मा भी गलत है, सब गलत है, बस कांग्रेस पार्टी सही है। ऐसा नहीं बोला है नाविका, मैंने बोला है वो अपने जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अपना करियर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए जा रहे हैं, वो उसके लिए कुछ कारण बता रहे हैं, अपना आपका पॉलिटिकल स्टेचर अपना स्टेट में रखने के लिए, अपना वहां पे रखने के लिए, और अपने जो साथियां उनके साथ है वो उसको जोड़ के रखने के लिए, वो अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए जा रहे हैं। उसको कुछ कारण देने का है। एक पॉलिटिकल पार्टी में रहने के लिए पेशेंस चाहिए। तो हमको हार हो गया जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए। 2 बार हमारा लोकसभा इलेक्शन जयवीर शेरगिल इम्पेशेंट हो गए थे, गुलाम नबी आजाद भी 50 साल के बाद। नाविका जी 2-3 बातें संक्षेप में। आपने वो हिंदी की एक कहावत सुनी है, मैं उसकी एक लाइन है,
मैं चलता गया, लोग जुड़ते गए और ये कारवां बनता गया। उसका उल्टा हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। मैं चलता गया, देश हित के खिलाफ बोलता गया, सेना के खिलाफ बोलता गया, वोटर के खिलाफ बोलता गया, धर्मों के खिलाफ बोलता गया, और कांग्रेस के नेता छूटते चले गए और कांग्रेस सिमटती चली गई और ये कारवां छोटा छोटा और छोटा होता गया। ये है आज की स्थिति। मैं अनिल, जो ये मैथ्यू जी हैं, मैं इनसे रूबरू नहीं है, मेरा परिचय नहीं है, पर मैं इनको शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कभी ये चमचों और दरबारों के टारगेट रेडार पे ना आए, नहीं तो इनको भी जल्दी ही बाय बाय करनी पड़ जाएगी। तीसरा, अब इससे ऊपर उठ के बात कीजिए। ये पाखंड है, ये झूठ है कि दिग्विजय जी की हम लाइन से सहमत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनसे सहमत होती है वो पार्टी के अंदर रहते हैं, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहमत नहीं होती है वो पार्टी के बाहर हो जाते हैं। और इसका सबूत देता हूं मैं। आज संजय निरुपम जी ने 2016 जब भी सर्जिकल स्ट्राइक की जब बात उठी, उन्होंने बोला था सर्जिकल स्ट्राइक फेक है, ये फर्जी है। वो आज भी पार्टी के अंदर हैं। दिग्विजय सिंह जी ने तीसरी बारी सबूत मांगा है, वो आज भी पार्टी के अंदर हैं। श्री राहुल गांधी खुद उनका बयान है, जो चाइना के सैनिक आए और हमें पीट गए, वो पार्टी चला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद कमल हसन को इंटरव्यू में बोला कि चीन जिम्मेदार नहीं है, ये हिंदुस्तान की अंदरूनी दिक्कतें हैं जिसके चलते चीन हमला कर रहा है, और इंडिया इज अ कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन, वो भी पार्टी चला रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने देश हित की बात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन किया, वो बाहर हो गए। जयवीर शेरगिल ने 370 के हटाने का समर्थन किया, वो बाहर हो गया। अनिल एंटनी ने देश की अखंडता की बात की, वो बाहर हो गए। तो अगर आपकी ये ऑफिशियल लाइन है, ये पाखंड, ये दोगलापन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंद करे, इसमें जनता विश्वास नहीं कर रही है। तीसरी बात, वारिस पठान जी का मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। मैं डॉक्यूमेंट्री पे चर्चा नहीं कर रहा नाविका जी, पर ये बताओ उनको पीड़ा क्या हो रही है। पीड़ा डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं है। पीड़ा इनको इस बात की हो रही है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, जो दंगों पे इनकी राजनीति की रोटियां सेकते थे, वो बंद हो गई है दुकान। दंगों की दुकान बंद हो गई। गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब मुख्यमंत्री थे, जिस गुजरात में 200 दिन दंगे ही रहते थे, वहां दंगे बंद हो गए। उस गुजरात में 37 लाख गैस कनेक्शन चले गए। उस गुजरात में 301 यूनिवर्सिटीज बन गई। इस बात से पीड़ा है, क्या देश में अमन चैन क्यों है। दूसरी बात, इस बात का जीता जागता सबूत तो यह है नाविका जी, अगर ये सही है तो गुजरात में ओवैसी साहब की पार्टी का वोट शेयर कितना आया अभी, 0.03%। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ी थी, 99 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी। मैं हिंदू मुस्लिम मान की बात नहीं करना चाहता, 17 मुसलमान सीटें हैं गुजरात में, जहां 14 पे भाजपा की जीत हुई है, और ओवैसी साहब का तो शायद खाता ही नहीं खुला। सत्य तो यह है, एक मिनट रुकिए, जो ब्रिटेन है आज उसको दिक्कत हो रही है कि भारत ने उनकी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो 5वें नंबर पे यूके को पीछे छोड़ के आ गया है, वो कैसे आ गया। अब उसका बदला वो उनको लेने के लिए उन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी और कांग्रेस को ठेके पे ले लिया है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी, आप जाके दुष्प्रचार कीजिए, क्योंकि G20 और SCO में जिससे मजबूती से मोदी जी का नेतृत्व हो रहा है, उस पर किसी तरह दाग लगाना है। मैं अब कहूंगा, मुझे दुख होता है कि आज नफरत इतनी फैल गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, कि आज आपने देश को नीचे दिखाना चुना, और उस ब्रिटेन जो हमारे हिंदुस्तान को ये बात कहीं ना कहीं तो वारिस पठान जी सही है कि हमारे देश की बढ़ती हुई प्रतिमा जो है विश्व भर में, उससे कम से कम विदेशी ताकतें तो खुश नहीं होंगी। लेकिन आपको खुशी क्यों नहीं होती, इस बात पर मेरा सवाल है। आपको G20 की प्रेसिडेंसी लगती है, अरे ये तो रोटेशनल है, अरे अगर हम आर्थिक नंबर 5 की इकोनॉमी हो गए, अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो कुछ और बनना था, ये तो टाइम लिमिट ज्यादा हो गया। मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी, इस देश को आगे ले जाने के लिए क्या हम सबका समर्थन जरूरी नहीं है कि एक जो विपक्ष है उसकी एक ही ड्यूटी है कि हर चीज पर क्रिटिसाइज करो, खामियां निकालो और फजूल के शगुफे छोड़ो।
देखिए नविका जी, जिस तरह से आप लाइटर मूवमेंट में बोल रहा हूं, जिस तरह से आप जयवीर शेरगिल की बातें मुस्कुराते हुए सुन रहे थे, इसी तरह मुझे उम्मीद है, यकीन है कि मैं जब बोलूंगा तो भी आप आराम से मुझे बोलने देंगे और मुस्कुराते हुए मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि मैं बोलने जा रहा हूं कड़वी बात, मगर सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट से मैंने लेक्चर सुना है तो मैं भी बात रखूंगा अपनी। जयवीर शेरगिल ने कहा वारिस पठान की पीड़ा क्या है। सुनो शेरगिल साहब, मेरी पीड़ा यह है कि मेरा देश, जिसका संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था ना, वो भाजपा वाले उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वारिस पठान की पीड़ा यह है कि डेमोक्रेसी में जो मैं रहता हूं ना, डेमोक्रेसी का खात्मा कर रहे हैं। वारिस पठान की पीड़ा यह है कि मेरे देश के सेक्युलर फैब्रिक को बीजेपी वाले नष्ट कर रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद मिलकर नष्ट कर रहे हैं। मेरी पीड़ा यह है कि इंसान को अगर सत्य देखना है, अगर मेरे दोस्तों को, मेरे देश के युवा को, मेरे छात्र जो जेएनयू में पढ़ते हैं उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना है, उनको रोका जाता है, तो ये मुझे तकलीफ होती है। मेरी पीड़ा यह है कि उनको अधिकार है, जिस तरह जयवीर शेरगिल तुमको अधिकार है ना टीवी पे आके अपनी बात रखने का, उसी तरह उनको भी अधिकार है कि वो अपनी मन मर्जी के साथ जाकर जो डॉक्यूमेंट्री देखना हो देख सकते हैं। मगर मोदी नहीं चाहते, मत जाओ। मगर इंटरनेट का जमाना है मोदी जी, सबने देख लिया, वायरल चीज है, मैंने देखा, आपने देखा, सबने देखा। आपने यही कहा, ये बोल बोल के बीजेपी वालों ने पठान फिल्म को सुपरहिट कर दिया, अब इस डॉक्यूमेंट्री को भी सुपरहिट करेंगे, करिए। मगर जयवीर शेरगिल ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलिए आपने अच्छी बात कही, कम से कम बीजेपी को आपने पठान फिल्म को सुपरहिट कराने का श्रेय तो दिया, पर सुशांत सरीन, मैं बहुत मुस्कुराकर सुन चुकी आपकी पूरी बात, मैं पूरा मुस्कुराती रही बीच में। वारिस पठान जी, एक बार भी मेरे माथे पर शिकन नहीं आई। लेकिन सुशांत सरीन जी, सवाल ये है कि बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने से क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने से हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है? क्या संविधान वीक हो जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी को। देखिए, मेरे ख्याल जो आपका सवाल है उसी में जवाब है कि उस सारी चीजों से तो डेमोक्रेसी इनफैक्ट स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि जिनके खिलाफ वो एक्शन लिया गया था वो लोग हैं जो भारत की प्रभुसत्ता के लिए खतरा है, जो भारत की संविधान के लिए खतरा है, जो भारत के लोगों के लिए खतरा है, और भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरा है। तो अगर उनके खिलाफ कोई एक्ट भी बनाती थी तब तो डेमोक्रेसी ठीक रही। कांग्रेस पार्टी के राज में हर साल एक बहुत बड़ा रायट होता था, और मैं गिनवा सकता हूं आपको, मतलब कि लगातार, शायद वारिस पठान अगर थोड़े मुखलिस हो तो वो भी आपको गिनवा देंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि आजकल उनकी राजनीति थोड़ी अलग टाइप पे चल रही है। बिल्कुल। लेकिन हर साल होता था। तो अब तब तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं पड़ी, आज डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई। सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? मुझे पहले बिल्कुल, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, मुसलमान खतरे में है, देश खतरे में है, ये आजकल रोज होता है और पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। संजय कुमार भार्गव का चुरू से सवाल है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही है लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्या उनको पार्टी में मोहब्बत नहीं मिल रही? एंटनी जी, ये आप सवाल याद रखिएगा क्योंकि दूसरा सवाल भी आ रहा है। ये सवाल है राम कुमार शर्मा का करनाल से, कह रहे कांग्रेस में चापलूसी का आरोप लगता है लेकिन सवाल मोदी पर उठाते हैं, ऐसा क्यों? संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, क्या कांग्रेस अभी भी नेहरू इंदिरा के दौर में अटकी हुई है, उसे समय के परिवर्तन का पता नहीं चला? और मानमल सोनी का बीकानेर से सवाल है, राहुल गांधी ने अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पिटने का बयान देकर कौन सी मोहब्बत फैलाई थी? ये सारे सवाल कांग्रेस के लिए हैं। तो एंटनी जी, 4 सवाल, चारों सवालों का जवाब आप दे दें। देखिए नाविका जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारत का जन्म 2014 के बाद ही हुआ है, उससे पहले कुछ भारत है ही नहीं। पूरा विकास उसके बाद ही हुआ है, पूरा देश का डेमोक्रेसी, पूरा देश का सेक्युलरिज्म सब अपना 2014 के बाद ही हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक आदमी हजारों लोगों के साथ, प्रदेशों में लाखों लोगों के साथ, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक हर दिन 25-25 किलोमीटर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक जा रहा है, वो पैदल जा रहा है। अगर ऐसे जाने के लिए कुछ हिपोक्रेसी वो नहीं चल सकता है, उसको हिम्मत चाहिए।
उसको प्यार मोहब्बत सबकी जरूरत है, क्योंकि वो उसका संदेश दे रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा एक सिंसियर एफर्ट है हमारे तरह से, अपना लीडर राहुल गांधी के इनिशिएटिव से, एक भारत को जोड़ने के लिए। यहाँ पे बहुत विषयों के ऊपर चल रहा है, बहुत से ज्यादा मतभेद चल रहा है, उसमें हेट चल रहा है, हेट पॉलिटिक्स चल रहा है, सब चल रहा है, विद्वेष का पॉलिटिक्स चल रहा है। लेकिन इतने दिनों में अभी हम सब यहाँ पे बैठ रहे हैं, मैं तो 300 किलोमीटर चल के आया है। आप अपने आप से पूछ लो, हमको कैसे कर सकता है 150 दिन के करीबन 150 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है उनका, लेकिन क्या उनकी पार्टी के अंदर वाले लोग कन्विंस्ड हैं? अनिल एंटनी जब रिजाइन कर रहे हैं तो पार्टी के अंदर वाले लोग तो कन्विंस लग नहीं रहे। सवाल दो और भी है, विकास यादव वाराणसी से और राधिका देहरादून से। ये भी सवाल सुन लीजिए, शायद आप ही के लिए हो। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस में मैनेजमेंट की कमी है या क्या है? आज जो एंटनी के बेटे कह रहे हैं वही तो गुलाम नबी आजाद, हिमंता बिस्वा शर्मा सभी ने कहा था। कांग्रेस खुद के भीतर क्यों नहीं झांकती है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, एंटनी जब तक रक्षा मंत्री थे तब तक उनके बेटे, जो बात देखिए फिर वहीं आके टिक जाती है। मैं आंकड़े, क्योंकि शो का वक्त कम हो गया, 400 से 60 नेता छोड़ गए। वो गुलाम नबी आजाद, मैं आपको परिवार का, आप देखिए, AK एंटनी जी उनके सबसे भरोसे वाले आदमी थे, उनके पुत्र छोड़ गए। गुलाम नबी आजाद उनके वो खुद ही छोड़ गए। अहमद पटेल जी की जो परिवार है उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं जानता उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आज उनको अहमियत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। जो 3 पिलर्स थे, जो अहम स्तंभ थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, या उनको या उनके परिवारों में ही नहीं उनको विश्वास रहा, तो और क्या मैं जग जाहिर क्या करूं और क्या बयान करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हालत है। दूसरा, आप भारत जोड़ो यात्रा कोई एहसान नहीं कर रहे देश पे। पहली तो बात, उनको खुद उलझन है। वो अरविंद केजरीवाल की जो ऑड इवन स्कीम की तरह उसका लक्ष्य रोज बदल जाता है। ऑड डे पे भारत में नफरत होती है, इवन डे पे भारत में नफरत नहीं होती है 250 किलोमीटर चल के। ऑड डे में वो कहते हैं मैंने राहुल गांधी को खत्म कर दिया, इवन डे पे कहते हैं मुझे राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं। ऑड डे पे वो कहते हैं मैं शिव भक्त हूं, इवन डे पे वो कहते हैं मैं तपस्वी हूं। उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है ये कि 3 नवंबर को जो 7 बाईपोल के चुनाव संवाद कर रहे हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन AK एंटनी के बेटे का आरोप बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर संवाद की कमी है। लोगों से संवाद, भीतर संवाद नहीं। संवाद की कमी कभी अनिल एंटनी के अंदर का तूफान बाहर ले आती है, तो संवाद की ही कमी दिग्विजय सिंह को पार्टी लाइन से अलग बयान देने को का साहस दे देती है। कांग्रेस की यही कमजोरी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। लेकिन क्या कांग्रेस को इल्म है इसका, या फिर यूं ही बेखुदी और बेखबरी में कांग्रेस भारत जोड़ती चली जा रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। नमस्कार। पर